लोग समझेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधे तौर पर ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भूमिका का परीक्षण करें, या खंड सेबी के खंड 49 ये अलग से एक दे देगा और कहेगा टिप्पणी करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो सेबी का रोल पूछ लेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और या खंड 49 जो सेबी के कानून से जुड़ा हुआ है इसके बारे में अलग से पूछ लेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सेबी जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में काम करती है वो इसी खंड के माध्यम से मुख्य रूप से करती है। यहाँ हम लोग सेबी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन का पार्ट होगा। सेबी के क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, ये एथिक्स का पार्ट नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग एथिक्स का रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रो, जिससे आप जब इंट्रो में लिखें तो थोड़ा बहुत आप लिख सकें, इसलिए इंट्रो हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे। सेबी का गठन 1988 में हुआ था। 92 में इसको सांविधिक यानी कानूनी दर्जा दिया गया था, है ना। संसद में कानून पारित किया गया था, उसके तहत इसको सांविधिक दर्जा मिला। वित्त मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त संस्था के तौर पर काम करती है। मुख्य रूप से इसका काम जो है वो जो स्टॉक मार्केट होते हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, सिक्योरिटी बाजार जो होते हैं, उसको रेगुलेट करना होता है। उस संदर्भ में ये 3 भूमिका निभाती है। अर्धविधायी यानी रूल्स और रेगुलेशंस को आपको उसके लिए आपको बनाना, है ना। जो भी 1992 का जो एक्ट था, इस एक्ट के दायरे के अंदर रहकर रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना, इसके बाद अर्ध कार्यकारी उसको एग्जीक्यूट करना, लागू करना, जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना कि कहाँ तक रूल्स लागू हो रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, उसका उल्लंघन कहाँ तक हो रहा है। उसके बाद अर्ध न्यायिक काम है ना। इसका मतलब कि अगर रूल्स का उल्लंघन है तो दंड सुनाना या कोई आदेश देना, कोई आपको डिसीजन देना किसी संदर्भ में, तो ये इसका मुख्य रूप से काम है। इसका मुख्य फोकस होता है कि मार्केट में जो छोटे निवेशक जो हैं उनके इंटरेस्ट का जो है कहीं नुकसान ना हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, है ना। कंपनी लोग जो है, कंपनी जो है आपको निवेशकों के साथ कोई धोखा ना करे, है ना। कोई ऐसा कोई अंदरूनी कोई आपको गलत व्यापार या गलत तरीके से अपना वो काम न करे, है ना। आपको शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे कि आपको निवेशकों के हितों का नुकसान हो। टाइम टू टाइम ये निवेशकों को जागरूक भी करती है कि कैसे आप निवेश करते इसमें सावधानी रखें, फ्रॉड से बचें, है ना। तो ये सब मुख्य इसका काम होता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मुख्य चीज है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो यहाँ पर खंड यानी कि क्लाउज 49 जो है इसके एक्ट में आपको जोड़ा गया था, और ये कुमार मंगलम समिति आपको जिसका गठन सेबी ने किया था, इसकी सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और 2004 में, फिर 2008 में भी इसमें कुछ संशोधन हुआ, और इसके माध्यम से जो है ये क्लाउज 49 जो है ये एक ऐसा क्लाउज है जिसमें जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहती है, लिस्टेड होना चाहती है, तो उसको इस करार के हिसाब से अपनी गवर्नेंस में सुधार करना पड़ता है, तभी वो लिस्टेड हो पाएगी। और अगर वो उसका कंप्लायंस अगर नहीं करेगी तो उसकी सूचीबद्धता जो है वो रद्द की जा सकती है स्टॉक मार्केट में। तो 49 के अंतर्गत, खंड 49 के अंतर्गत क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में सेबी ने उन कंपनियों के लिए नॉर्म्स तय किए हुए हैं जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहती है। अर्थात इस कंडीशन को उसे पूरा करना होगा। जो पूरा नहीं करेगी और सूचीबद्ध हो चुकी है, उसकी सूचीबद्धता जो है जांच के आधार पर रद्द कर दी जाएगी। तो क्या सब है इसमें हम लोग समझते हैं खंड 49 में। एक तो है कि जो भी कंपनी है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर कोई ये 2 चीज है कि अगर उसका हेड पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन जो है कोई एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का मतलब कि प्रबंध निदेशक ही
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अगर चेयरमैन है तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशकों का होना, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में कम से कम 1/3 स्वतंत्र निदेशकों का होना जरूरी है। इस क्लाउज में किन निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक का दर्जा दिया जाएगा उसके संदर्भ में कुछ योग्यताएं भी जो तय की गई है, उनके टेन्योर का प्रावधान किया गया है। और यह भी प्रावधान किया गया है कि एक निदेशक जो है अधिकतम कितनी समितियों का मेंबर हो सकता है या उन समितियों का चेयरपर्सन हो सकता है। ये इसलिए दिया गया है कि जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मेरिट के आधार पर आए और उनका कंपनी में कोई निहित इंटरेस्ट ना हो, कोई साठ गांठ ना हो आपको प्रमोटर के साथ या मैनेजमेंट के साथ, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद इसमें प्रावधान किया गया है कि बोर्ड की जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है कम से कम भैया साल में 4 बैठक होनी जरूरी है और 2 बैठक के बीच जो है आपको मैक्सिमम जो ड्यूरेशन जो होगा वो 3 माह का होगा। ठीक है ना, ये प्रावधान किया गया है। कार्यकाल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि समिति की मेंबरशिप पे वो आपको बंधन लगाया गया, यानी कि बोर्ड के मेंबर मैक्सिमम कितनी समितियों के मेंबर हो सकते हैं, तो 10 समितियों के मेंबर हो सकते हैं और 5 समितियों के अध्यक्ष हो सकते हैं मैक्सिमम। यानी एक बोर्ड का मेंबर जो है वो अधिक से अधिक अलग अलग कंपनियों की 10 समितियों का वो मेंबर हो सकता है या 5 समितियों का अध्यक्ष हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर शिकायत समिति का भी गठन करेगा, जिससे कि अगर शेयर होल्डर्स की अगर कोई शिकायत है उसकी जांच की जा सके और उसका जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है उसका समाधान हो सके। जो गैर कार्यकारी निदेशक हैं तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसे डायरेक्टर जिनका एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है, तो उनका क्या पारितोषिक है, क्या वेतन है ना, जो भी उनको इंसेंटिव जो दिए जाते हैं वो बोर्ड तय करता है और वो डिस्क्लोज किया जाता है ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है उसका एक्सपोजर होता है, शेयर होल्डर्स को उसकी जानकारी दी जाती है और शेयर होल्डर्स की भी यहाँ पे अनुमति जो है आवश्यक होती है। वित्तीय रिपोर्ट, जो भी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट या स्टेटमेंट जो होता है उसका जो है सीईओ, सीएफओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के द्वारा उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, प्रमाणीकरण होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि मुख्य कार्यकारी जो होते हैं कंपनी के, जो प्रबंध निदेशक जो होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं या मेन जो फाइनेंशियल ऑफिसर जो होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको ये प्रमाणीकृत करना पड़ता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट हम जो दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या शेयर होल्डर्स के समक्ष जो है हम ये डिस्क्लोज जो कर रहे हैं ये सही है और हमने इसकी जांच पड़ताल कर ली है इस चीज की, उसकी जिम्मेदारी को लेते हैं, जिससे कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई गलत आपको रिपोर्ट तैयार ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे उसके या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होंगे कंपनी की, उनकी जवाबदेही बन जाएगी। इसके बाद इसमें यह भी प्रावधान है कि कंपनी जो है विसल ब्लोवर नीति बनाएगी। आपको विसल ब्लोवर का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले कोई कर्मचारी को अगर लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है और वो उस चीज की सूचना या उससे जुड़ा जो भी साक्ष्य है उसको वो डिस्क्लोज करता है, तो किस तरह से जो है उसके मामले का निपटान होगा, कैसे इस तरह की चीजों को डिस्क्लोज करने वाले की सुरक्षा का प्रावधान होगा, इन सारी चीजों के संदर्भ में कंपनी को स्पष्टीकरण देना होगा। कंपनी की एक ऑडिट समिति भी होगी, है ना। ऑडिट समिति का मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक ऑडिट समिति भी होगी। ऑडिट समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे और ये वो सदस्य होंगे जिनको आपको फाइनेंस की जानकारी होगी, है ना, वित्त और आपको लेखा की जानकारी होगी और
कम से कम 3 सदस्य होंगे, या अगर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 सदस्य कम से कम होंगे लेखा समिति में। और ज्यादा मेंबर अगर होते हैं तो 2/3 मेंबर जो है कम से कम, अगर 3 होते हैं तो 2 और ज्यादा होते हैं तो 2/3 मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट निदेशक का होना इसमें जरूरी है। लेखा समिति का काम होता है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट जो प्रस्तुत की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष आपको प्रबंधन के द्वारा, उसकी ये जांच करती है, उसमें देखती है कि किस तरह की अनियमितताएं हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशंस का कहाँ तक जो पालन किया गया है। ऐसा तो नहीं कि शेयर धारकों या जो शेयर होल्डर्स जो है उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है, उन सारी चीजों की ये जांच करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक आचरण, एक संहिता भी बनाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाएगा, जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके आचरण और हायर लेवल की जो अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट से जुड़ी जो अथॉरिटी है ना, जैसे सीईओ है, आपको प्रबंधन, ये आपको मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, या और उस हाई लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उनके कंडक्ट के बारे में, उनके आचरण के संदर्भ में कुछ नॉर्म्स तय किए जाएंगे। और टाइम टू टाइम जो है इस संदर्भ में रिपोर्ट भी दी जाएगी, कहाँ तक इन नॉर्म्स का कंडक्ट ऑफ, ये नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट का जो है पालन किया गया और कहाँ तक उल्लंघन किया गया, उसकी भी जांच की जाएगी। जो वार्षिक रिपोर्ट जो पेश की जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, ये ध्यान में रखिएगा, उसमें उस वार्षिक रिपोर्ट में जो है एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एक अलग से सेक्शन होगा, अलग से खंड होगा, जिसमें कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में जो कुछ भी उसने काम किया, जो प्रोग्रेस किया या जहां वो विफल रहे, उन सारी चीजों की रिपोर्टिंग होगी, जिससे ये पता चल सके कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ना। तो ये मुख्य मुख्य चीजों का प्रावधान किया है आपको सेबी के द्वारा खंड 49 के अंतर्गत। अर्थात अब कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, आपको होना चाहती है, तो उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में ये सब प्रावधान करना होगा। अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम न्यूनतम 1/3 मेंबर जो होंगे वो होंगे जिनका कंपनी के प्रबंधन से और या कंपनी के मालिकाना हक से, कंपनी के कोई भी इंटरेस्ट से जो है जिसका कोई संबंध नहीं होगा, अर्थात स्वतंत्र निदेशक होंगे, है ना। कंपनी के प्रबंधन की जवाबदेही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट में जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में का भी एक खंड होगा, जिसमें वो बताएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में कहाँ तक उसने जो भी ये नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको फॉलो किया, और या कहाँ तक फॉलो नहीं कर पाया, उसकी रिपोर्टिंग होगी, है ना। एक ऑडिट समिति होगी, एक विसल ब्लोवर के ऊपर नीति होगी, है ना। जो भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उनके बारे में डिस्क्लोजर होगा। यानी कि मनमानी तरीके से किसी को भी हम कोई भी वेतन हम तय कर दें आपको, जिससे कि उसको प्रलोभन में हम ले सकें, है ना। उसमें आपको शेयर होल्डर्स की अनुमति ली जाएगी। जो भी आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा उसमें कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो है आपको सर्टिफिकेशन होगा, हाँ भाई ये रिपोर्ट सही है। तो ये सारा चीज जो है कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ये सारा चीज का प्रावधान करना जो है ये कंपनियों के लिए आवश्यक हो गया है। ये खंड 49 के अंतर्गत, जो कि सेबी के कानून में ये शामिल है ना। तो अब कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध होना चाहती है तो ये सब चीज उसके लिए जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके माध्यम से जो है सेबी कंपनियों के कामकाज में एक अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही जैसी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में सेबी किस तरीके से काम कर रही है, ये हम लोगों ने आपको यहाँ पर पढ़ा। क्वेश्चन जो आ सकता है ये खंड 49 के बारे में भी आपको अलग से आ सकता है, या सेबी के रोल के बारे में भी अलग से आ सकता है, लेकिन चीजें आपको इतनी ही यहाँ पर बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लेके मिलेंगे। आपको तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं।